जुलाई 2025 साउथ ईस्ट एशिया एक कंट्री ऑफिशियली इंडिया से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स खरीदती है। मिसाइल की वैल्यू लगभग 375 यूएस मिलियन डॉलर्स। मिसाइल का नाम ब्रह्मोस। और ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, ये एक सिग्नल था। सिग्नल दुनिया भारत को सिर्फ एक बायर के रूप में नहीं बल्कि अब एक सप्लायर के रूप में भी देखना शुरू करती है। लेकिन कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम इस एक नाम को डिकोड करते हैं, ब्रह्मोस। दो रिवर, इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्को। एक नाम, दो देश और एक मिसाइल। और एक बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या बदल गया? जो देश कभी दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में काउंट होता था, आज वही देश मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, वियतनाम भी इंटरेस्टेड दिख रहा है और इंडोनेशिया भी डिस्कशंस कर रहा है। और कई कंट्रीज इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट भी कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है। अगर भारत एक्सपोर्टर बन गया है तो फिर भारत इंपोर्ट क्यों कर रहा है? आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इसी मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेंगे और वीडियो के एंड तक हम एक वर्डिक्ट तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या भारत डिफेंस डिपेंडेंस से कैपेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, या हम अभी भी इंपोर्टेड स्ट्रेंथ पे ही खड़े हैं? और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कैपेबिलिटी और मास्टरी में एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है? चलिए इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी का डिस्कशन ओपिनियन से नहीं, एविडेंस से होना चाहिए। एक्सपोर्ट मैट्रिक्स 2013 एंड 14 686 करोड़, 2024 एंड 25 23,622 करोड़ इंडियन रुपीस, ग्रोथ 34x। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। अगर किसी स्टार्टअप का रेवेन्यू 34 गुना बढ़ जाए तो इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो ही जाते हैं। तो फिर डिफेंस एक्सपोर्ट में 34x ग्रोथ का क्या मतलब है? सिंपल, कुछ कंट्रीज इंडियन प्रोडक्ट्स को वैल्यूएबल समझ रही हैं, लेकिन मिस्ट्री अभी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि इस पीरियड में भारत ने डिफेंस इंपोर्ट्स को कंटिन्यू रखा है। रफाल आए, इंजन्स आए, सेंसर आए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आई। और यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, अगर एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं तो इंपोर्ट्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्या इंपोर्टर बनना और सेल्फ रिलायंट बनना एक ही बात है, या दो अलग कॉन्सेप्ट हैं? इन्वेस्टिगेशन यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी और आप कुछ डिफेंस नेम को बार बार सुनेंगे, जैसे अग्नि, आकाश, पिनाका, तेजस और अर्जुन। नाम पावरफुल लगते हैं, लेकिन बैटलफील्ड नाम से नहीं जीता जाता, कैपेबिलिटीज से जीता जाता है। और इसी पॉइंट को समझने के लिए हम तेजस और राफेल की कहानी को देखते हैं। अगर तेजस है तो राफेल क्यों? ये सोशल मीडिया का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर भारत तेजस बना सकता है तो राफेल क्यों खरीदे? क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन इसका आंसर एयरक्राफ्ट से ज्यादा इकोसिस्टम में छुपा हुआ है। एक स्टूडेंट के नजरिए से देखिए, एक स्टूडेंट ने क्लास 10 के एग्जाम्स क्रैक किए, एक्सीलेंट अचीवमेंट। लेकिन क्या इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली आईआईटी और यूपीएससी को भी क्रैक कर सकता है? नहीं। पर क्यों? क्योंकि डिफिकल्टी लेवल अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है और इकोसिस्टम भी अलग है। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी ही है। तेजस एक मेजर अचीवमेंट है, लेकिन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाना और कंप्लीट एरोस्पेस इकोसिस्टम को मास्टर करना दो अलग लेवल्स हैं। एयरफ्रेम, रडार, मिशन कंप्यूटर, वेपन्स इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंजन, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, मेंटेनेंस इकोसिस्टम और सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम, ये सब मिलकर कैपेबिलिटीज बनाती हैं। और इसीलिए तेजस और राफेल कॉम्पिटिटर से ज्यादा एक लर्निंग जर्नी के दो डिफरेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, क्या कंट्रीज कैपेबिलिटीज खरीद सकती हैं या कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना पड़ता है? इसका आंसर हमें मिलेगा कारगिल में। 1999 कारगिल, यंग ऑफिसर्स, यंग सोल्जर्स, इम्पॉसिबल लुकिंग हाइट्स, और एक वॉर जिसने भारत को बहुत कुछ सिखाया। इस चैप्टर का फोकस बैटलफील्ड हीरोइज्म की पूरी कहानी तो नहीं है,
लेकिन कुछ नाम मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट अनुज नायर और हजारों सोल्जर्स जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया। कारगिल ने भारत को एक लेसन दिया, इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं लेकिन कैपेबिलिटी को बिल्ड करना पड़ता है। वॉर के दौरान आर्टिलरी का इंपैक्ट सबने देखा और इस पॉइंट पे एक नाम फिर सामने आता है, बोफोर्स। लेकिन असली कहानी बोफोर्स को खरीदने की नहीं, असली कहानी यह है कि बोफोर्स के बाद क्या हुआ। बहुत से लोग बोफोर्स को कंट्रोवर्सी के लेंस से देखते हैं, लेकिन कैपेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव से भी हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या भारत ने सिर्फ गन इंपोर्ट करी या कुछ सीखा भी? यहाँ पे एंट्री होती है धनुष की। इंपोर्टेड सिस्टम, लर्निंग, अडेप्शन, टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन और फिर इंडिजीनियस डेवलपमेंट। ये प्रोसेस ग्लैमरस नहीं होता, ईयर्स लगते हैं, फेलियर्स होते हैं, टेस्टिंग होती है, रीडिजाइन होते हैं और इकोसिस्टम ग्रेजुअली मैच्योर होता है। और फिर आता है नेक्स्ट स्टेज, ATAGS। ATAGS सिर्फ एक आर्टिलरी गन प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक सिग्नल था, सिग्नल कि इकोसिस्टम लर्निंग से इंडिजीनियस एक्सपेंशन तक पहुंच रहा है। और यहां पे हम अपनी पहली कैपेबिलिटी मैट्रिक्स को देख सकते हैं। बोफोर्स, इंपोर्टेड कैपेबिलिटी, धनुष, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ATGS, इंडिजीनियस कैपेबिलिटी एक्सपेंशन। और यहीं पे हमारी इन्वेस्टिगेशन एक डिस्कवरी तक पहुंचती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट व्हाट वाज इंपोर्टेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट वाज लर्न्ड आफ्टरवर्ड्स। यही डिफरेंस है डिपेंडेंस और कैपेबिलिटी बिल्डिंग में। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर की स्टोरी आर्टिलरी पे खत्म नहीं होती, ये स्टोरी है इंटीग्रेशन की। रिसेंट इवेंट्स ने एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन को रेज किया, बैटलफील्ड पे एक्चुअल एडवांटेज किस चीज से आती है, एक वेपन या एक सिस्टम? ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ नाम बार बार सुने होंगे, जैसे आकाश, S-400, रडार, कमांड नेटवर्क, एयर डिफेंस लेयर, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर दुनिया का बेस्ट रडार हो लेकिन कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो क्या होगा? अगर मिसाइल एक्सीलेंट हो लेकिन टारगेट इंफॉर्मेशन ही ना मिले तो क्या होगा? अगर कमांड नेटवर्क स्लो हो तो क्या होगा? कैपेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू वन वेपन, कैपेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक हिस्टोरिकल एनालॉजी को यूज करते हैं। महाभारत की स्टोरी में आपने सुदर्शन चक्र को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन के रूप में देखा है, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में इक्विवेलेंट टू वन सिंगल वेपन नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर का सुदर्शन चक्र एक इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी है। सेंसर्स, शूटर्स, कमांड नेटवर्क, डिसीजन सिस्टम, लॉजिस्टिक और सब कुछ एक साथ। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन सिंदूर ने एक डिबेट को जन्म दिया। ऑपरेशन सिंदूर रेज्ड अ क्वेश्चन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ सेवरल चाइनीज ओरिजिन सिस्टम डिप्लॉयड बाय पाकिस्तान। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लेम गेम नहीं है। क्वेश्चन है कि बैटलफील्ड पे असली फर्क किस चीज से पड़ता है, इक्विपमेंट या कैपेबिलिटी? अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पे डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस डिबेट से एक और डिस्कवरी निकल के आती है, वेपन इंपॉर्टेंट है लेकिन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, और इन सब के पीछे काम करता है इकोसिस्टम। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, कल सुबह अगर DRDO डिसअपियर हो जाए तो क्या इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटी भी डिसअपियर हो जाएंगी? अगर आंसर यस है तो इकोसिस्टम वीक है, अगर आंसर नो है तो इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप कार इंडस्ट्री को देखिए, एक कार कंपनी अकेले इंडस्ट्री नहीं बनाती। स्टील सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर, टायर मैन्युफैक्चरर, टेस्टिंग फैसिलिटीज, रिसर्च लैब और यूनिवर्सिटीज, थाउजेंड ऑफ कंपनीज मिलकर के इकोसिस्टम क्रिएट करती है। डिफेंस भी एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है। इवन कंट्रीज डू नॉट मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज, इकोसिस्टम मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज। और इसी इकोसिस्टम को वैलिडेट करने का सबसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट्स। नैरेटिव्स एक्सपोर्ट नहीं होते, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होते हैं, कैपेबिलिटीज एक्सपोर्ट होती हैं। इसीलिए ब्रह्मोस स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार ब्रह्मोस वैलिडेशन मैट्रिक्स को देखते हैं। फिलीपींस, डील साइंड,
वियतनाम इंटरेस्टेड, इंडोनेशिया एडवांस डिस्कशंस। ये गारंटी नहीं है, ये फाइनल विक्ट्री भी नहीं है, लेकिन ये वैलिडेशन है कि दुनिया प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट कर रही है। और यहां से हमारी थर्ड मेजर डिस्कवरी निकल के आती है, द वर्ल्ड डज नॉट बाय नैरेटिव्स, इट बाइज कैपेबिलिटीज। एक बार चलिए कैपेबिलिटी स्कोर कार्ड को भी देख लेते हैं। लर्निंग ए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ए, इकोसिस्टम डेवलपमेंट बी प्लस, एक्सपोर्ट वैलिडेशन बी प्लस, टेक्नोलॉजी मास्टरी सी। ये परफेक्ट स्कोर कार्ड नहीं है, लेकिन ये एविडेंस बेस्ड स्कोर कार्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लास्ट लाइन टेक्नोलॉजी मास्टरी सी। क्यों? क्योंकि कैपेबिलिटीज और मास्टरी एक चीज नहीं होते। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टूवर्ड्स कैपेबिलिटीज, बट कैपेबिलिटीज एंड मास्टरी आर नॉट द सेम। और शायद इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इंपोर्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमानेंट डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है। लेकिन अब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर भारत ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर सकता है तो फाइटर जेट इंजन बनाना इतना डिफिकल्ट क्यों है? अगर आर्टिलरीज में प्रोग्रेस है, मिसाइल्स में प्रोग्रेस है, एक्सपोर्ट्स में प्रोग्रेस है, तो फिर इंजन टेक्नोलॉजी बैरियर क्यों बनी हुई है? और पार्ट 2 में हम यही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैपेबिलिटीज बिल्ड करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन कैपेबिलिटीज को मास्टरी में कन्वर्ट करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जय हिंद।